हेलो गाइस, मेरा नाम सरजीत सिंह और मैं आपके बीच में पेश हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट को लेकर कि कौन सी नई भर्ती रेलवे में होने जा रही है। जैसे ही आप सबको पता होगा कि 2018 में लास्ट टाइम भर्ती हुई थी ALP टेक्नीशियन, उसी वैकेंसी की बात की गई है कि रेलवे में जो न्यू रिक्रूटमेंट आ रही है वो ALP टेक्नीशियन की आ रही है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसके बीच में क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन उसका फॉर्म भर सकते हैं और कैसे कैसे आपको तैयारी करनी होगी और क्या क्या उसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। मैं आपको बता दूं कि न्यू रिक्रूटमेंट जो आ रही है इंडियन रेलवे में RRB ALP टेक्नीशियन की आ रही है। टेक्नीशियन और ALP की जो रिक्रूटमेंट की जाती है वो सेंट्रल लेवल पे की जाती है। एक ही बच्चा किसी एक बोर्ड से एग्ज़ाम दे सकता है। 2018 की भर्ती 16 की भर्ती से पहले जो हुई थी उससे पहले आप अलग अलग बोर्ड से अलग अलग फॉर्म फिल कर सकते थे ALP टेक्नीशियन के लिए, बट अब आप लोग एक ही बोर्ड से फॉर्म फिल करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जिससे कि मेरिट लो आती है और हर बच्चे को मौका मिलता है। कैसे जानेंगे कि रेलवे की भर्ती का क्या बेनिफिट है अदर भर्ती से और इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और क्या इसके फ़ायदे हैं, क्यों हम इसकी तैयारी करें, उसके पीछे क्या रीज़न है। अगर आप BA क्राइटेरिया एलिजिबल रखते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है, ITI है आपके पास किसी भी ट्रेड से, उसमें जो भी टेक्नीशियन की भर्ती आएगी उस ट्रेड से रिलेटेड आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास 12th PCM से है तो आप SNT डिपार्टमेंट, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है। अगर आप ITI डिप्लोमा या BTech हैं, इनमें से आप BTech में कुछ ब्रांचेस होती हैं, अगर आप उन ब्रांचेस में आपने डिप्लोमा और BTech किया हुआ है तो आप ALP के लिए एलिजिबल है। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों पूरी तैयारी, पूरा प्रोसेस क्या रहेगा और सबसे मेन बात क्या रहेगी, पूरी तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, कौन सी चीज़ है जो आपकी पूरी मेहनत को जीरो कर सकती है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बताऊं कि RRB रेलवे ALP की टेक्नीशियन की जो नई भर्ती की बात हो रही है उसमें क्या प्रोसीजर रहेगा, आपको कौन से बोर्ड से फार्म फिल करना है, आप कौन से एरिया में रहते हैं, थोड़ा आप कहाँ से वैकेंसी जहाँ पर ज़्यादा आएंगी वहाँ से करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम बात करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें एग्ज़ाम कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ALP टेक्नीशियन की जो भर्ती है, ALP की पोस्ट के लिए टोटल 4 एग्ज़ाम होते हैं, टोटल 4, जिसमें प्री एग्ज़ाम होगा, फिर आपका जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसके आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, उनकी चर्चा करते हैं पूरे विस्तार में। तो जैसे आपको पता है कि आपकी एजुकेशन अगर ITI 12th डिप्लोमा या BTech है तो आप ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपकी एज 18 से 28 ईयर के बीच में है तो आप एज क्राइटेरिया अगर जनरल के लिए फुलफ़िल करते हैं, SC ST OBC की अलग अलग क्राइटेरिया +3 और +5 कर लेंगे। आपको बता दें कि इसमें एक प्री एग्ज़ाम होगा। ठीक है। सारे एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होंगे, इसलिए इनको CBT टेस्ट बोला गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जैसे CBT 1 की बात करेंगे 75 मार्क्स का होगा, इसको प्री एग्ज़ाम किया जाएगा। इसमें आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे मैथ, रीजनिंग, साइंस और GS रहेगी। रेलवे की जो रिक्रूटमेंट की जो बात सबसे अच्छी है उसमें ये है कि इसमें लैंग्वेज का कोई वेटेज नहीं रहता और आप इन सब एग्ज़ाम को जो आप मैथ, रीजनिंग, साइंस, GS है, इनका 18 भाषाओं में पेपर तैयार होता है। आप जिस भाषा में आपको अच्छा लगे आप उसमें फिल कर सकते हैं, उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि मैथ का वेटेज प्री में 20 नंबर का है, ये 75 मार्क्स का होगा और आपको इसके लिए 60 मिनट मिलेंगी। 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 होंगे, जनरल साइंस के आपके 20 होंगे और GS के 10 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए जो आपको लगभग क्राइटेरिया जो रहता है कि जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 35% और SC ST के लिए जो परसेंटेज क्राइटेरिया रहता है उसको तो आप फुलफ़िल करेंगे। और इसके लिए जो प्री की मेरिट बनाई जाएगी मेंस के लिए, जितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे उसके हिसाब से अलग अलग बोर्ड की अलग अलग मेरिट लिस्ट लगेगी। पिछली बार इसकी जो मेरिट लिस्ट लगी थी तो वो उसको नॉर्मलाइजेशन करके 100 मार्क्स पे कर दिया गया था। 100 मार्क्स में से आपके जितने मार्क्स आए हैं उसको उस हिसाब से परसेंटेज में चेंज करके 100 मार्क्स में से आपकी मेरिट दी गई थी। बट इसमें बहुत अच्छी बात ये हुई थी बच्चों द्वारा कि हमें मेंस के लिए मौका नहीं मिल रहा है, खाली हम प्री दे के बाहर हो रहे हैं, बच्चों के द्वारा हंगामा किए रहने पर। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है, जैसे जनरल के 40%, तो जनरल के लिए जिसके 100 में से 40% नंबर थे नॉर्मलाइज मार्क्स के बाद, उन सबको एलिजिबल कर दिया गया था। पहले इसमें प्री एग्ज़ाम के बाद
2.5 लाख बच्चे एलिजिबल थे, 2.5 लाख मेंस के लिए, CBT 2 के लिए। बट बाद में बच्चों ने जिस पे बात करी कि हमें मेंस में मौका मिलना चाहिए, और जैसे ही वो थोड़ा सही भी है कि भाई प्री एग्ज़ाम होता है कि भाई या तो आप प्री एग्ज़ाम ना लें, आप उसी में मेरिट बनाने की कोई बात करें, तब तो उस एग्ज़ाम का महत्व समझ आता है। बट आप प्री एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो बच्चों ने बाद में बात करी तो इसमें लगभग 11 से 12 लाख बच्चों ने मेंस एग्ज़ाम दिया था। 11 से 12 लाख बच्चों ने 11 से 12 लाख बच्चों ने CBT 2 एग्ज़ाम दिया था पिछली बार, जो 2018 की रिक्रूटमेंट आई थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। दोस्तों इसमें यह है कि आप जब CBT 2 एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम होंगे। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद जब आप मेंस के लिए जाएंगे तो आपके एक दिन में 2 एग्ज़ाम होंगे। पहला एग्ज़ाम जो होगा वो आपकी मेरिट के लिए होगा, ठीक है, CBT एग्ज़ाम, और दूसरा एग्ज़ाम होगा आपने जो भी ब्रांच आपकी BTech डिप्लोमा में रही है या ITI रिलेटेड कोर्स रहा है, उसमें जो भी आपकी रिलेटेड ट्रेड रही होगी, रिलेटेड ट्रेड जो भी आपके सब्जेक्ट रहे होंगे उनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसमें आपका एक 75 मार्क्स का पेपर होगा जिसके लिए टाइम 60 मिनट निर्धारित किया गया है। बट आपको इसमें 35% प्लस पास मार्क्स लाने हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे मेन बात बताऊँगा कि कैसे आप, कुछ बच्चे जो बेचारे इसमें अच्छे मार्क्स लाए थे मेरिट वाले एग्ज़ाम में, बट उनका ये अपना रिलेटेड ट्रेड का जो एग्ज़ाम था वो क्वालिफाई नहीं हो पाया 35% के चक्कर में, क्योंकि आपको एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम देने, ये आपको पहले 90 मिनट का देना है और ये आपको 60 मिनट का देना है। आपको दोनों की तैयारी करनी है। अगर आप अपने एग्ज़ाम की 90 मिनट की तैयारी करते हैं जिससे मेरिट बनेगी, तो आप अपने ट्रेड वाले पे ध्यान नहीं दे पाते। अगर आप अपने ट्रेड वाले पे देते हैं तो आप मेरिट से बाहर हो सकते हैं। इसका जो सिलेबस रहेगा, इसमें 25 नंबर की मैथ्स रहेगी, 25 की रीजनिंग रहेगी, 40 के इसमें टेक्निकल, ED इंजीनियरिंग, ड्राइंग और नॉर्मली फिजिक्स, जनरल फिजिक्स, ठीक है। जो टेक्निकल लगा जनरल साइंस, जनरल साइंस मतलब यहाँ पे करंट अफेयर भी आएगा जो आपका 10 मार्क्स का रहेगा, जिसका वेटेज बहुत कम है, बट आप इसको ज़रूर पढ़ कर जाएँ। कुछ बच्चे इसको छोड़ जाते हैं और बाद में 1-2 नंबर से रह जाते हैं, बट आप ऐसा ना करें। आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम को सीरियस होकर दें, क्योंकि इसके क्या बेनिफिट है। पिछली बार ये जो पोस्टें आई थी ये 27,000 आई थी, इस बार इनकी कितने आने की उम्मीद है, अभी तक फेक चल रहे हैं जो भी चल रहे हैं, 13,000 प्लस ऐसा कुछ मतलब बोला गया जो भी है, एक नोटिफिकेशन भी निकला था, बट इसका रिक्रूटमेंट आने पे ही पता चलेगा कि ये कितनी होंगी। पिछली बार 27,000 थी, काफ़ी बल्क में भर्ती आती है, काफ़ी बढ़कर आती है, तो आपको इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसमें सबसे अच्छी बात है कि कोई लैंग्वेज का वेटेज नहीं रहता है। आप सबसे पहले क्या करें कि अगर आप प्री एग्ज़ाम देते हैं, प्री एग्ज़ाम का सिलेबस जो है 20 की मैथ, 25 की रीजनिंग, साइंस 20 और GS 10, इसको आप बहुत ही प्यार से, अगर आपकी मैथ, रीजनिंग और साइंस अच्छी है तो आप GS के बिना भी इसको एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, बट आप फिर भी सारे की तैयारी करके जाएं। CBT 2 एग्ज़ाम जो मेन होगा उसमें आपकी मैथ्स और रीजनिंग, इसका काफ़ी अच्छा वेटेज है, ये 25-25-50 नंबर की है, जिसको आप अदर एग्ज़ाम के लिए भी तैयार करते हैं। और ये 40-10-50, जिसमें अगर आप 10 नंबर की भी जरूर करें करंट अफेयर, और ये 40 नंबर के लिए आप इंजीनियरिंग, ड्राइंग और जो भी उसका टेक्निकल रहेगा सिलेबस, आप अगर 9, 10, 11, 12 में जो फिजिक्स रहती है वही लगभग लमसम बराबर रहती है। कुछ पॉइंट नए आते हैं, उनको आप ध्यान से ज़रूर पढ़ें। अगर आप ओनली ITI है तो आप ALP के लिए भी एलिजिबल हैं और टेक्नीशियन के लिए भी, बट अगर आप डिप्लोमा, BTech या 12th बेस पे एग्ज़ाम दे रहे हैं तब आप ओनली ALP के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ALP के लिए एलिजिबल हैं तो आपका 3rd टेस्ट, इन दोनों टेस्ट को पास करने के बाद, अगर आप इन दोनों टेस्ट को पास कर जाते हैं, अपना रिलेटेड ट्रेड का भी 35% से पास कर जाते हैं और उसके आगे के एग्ज़ाम के लिए तैयार रहते हैं, तो आपका एग्ज़ाम होगा साइको टेस्ट, जो जिसमें 5 बैटरीज होंगी। उसकी तब बात की जाएगी क्या क्या बैटरीज रहते हैं, कैसे क्वेश्चन रहते हैं, वो 5 बैटरीज में T स्कोर क्या होता है उसकी तब बात करेंगे। 5 बैटरीज में आपको इंडिविजुअल सब में पास होना है। अगर आप एक बैटरीज में भी थोड़ा कम रह जाते हैं, ऊपर नीचे रह जाते हैं, तो आप साइको में फेल हो जाएंगे। साइको में फेल हो जाएंगे तो आप ALP के लिए फेल हो जाएंगे। तब आप टेक्नीशियन के लिए रहेंगे। अगर आप के पास मान लो ITI है और आप मान लो साइको में फेल हो जाते हैं, तब भी आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल रहेंगे और आपका अगर मेरिट बन रही होगी तो आप टेक्नीशियन में बुलाए जाएंगे आगे के प्रोसेस के लिए। ऐसे अगर आप 12th PCM से कर रखा है आपने, 12th अगर PCM से कर रखा है आपने, तो आप SNT डिपार्टमेंट में, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एलिजिबल है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। प्रोसेस इसका क्या रहेगा दोस्तों, मैंने बता दिया 4 एग्ज़ाम है। फर्स्ट एग्ज़ाम, सेकंड एग्ज़ाम के अंदर 2 एग्ज़ाम आपका रिलेटेड ट्रेड का। इसमें पिछली बार बहुत बच्चे इसमें फेल रह गए थे।
35%। मगर इसमें क्या ऑप्शन सबसे बढ़िया रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अभी से यहाँ तो अपनी, अगर आपकी ट्रेड अच्छी है, आपने उसमें अच्छी मेहनत कर रखी है, आपने टेक्निकल अच्छा पढ़ रखा है, तो वो अलग बात है, आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके अलावा इसमें एक जो सबसे अच्छा रहता है वो रहता है इसमें 10+ वाला मैथ एंड फिजिक्स। ये ऑप्शन सभी के लिए रहता है, ऐसा नहीं है कि भाई जो बच्चा SNT है उसी के लिए रहेगा। मैथ एंड फिजिक्स आप ये सिलेक्ट कर लें तो आप इसमें बहुत ही आराम से 35% नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मैथ्स आएगी वो 10th लेवल की आएगी, जिसको पहले 12th लेवल की बोला जा रहा था, बट वो 12th लेवल की ना आकर वो 10th लेवल की आ गई है। और फिजिक्स आप जब यहाँ पे 40 नंबर की तैयारी करेंगे, ये जो 40 नंबर की तैयारी करेंगे, ये फिजिक्स सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो आपका ये कॉमन सिलेबस हो जाएगा। ये बात ही सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें पूरे टॉपिक में, कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है मैं वो ये बताना चाहूँगा कि जो 40 नंबर की आप मेहनत यहाँ पर करेंगे और इसमें जो ये फिजिक्स आएगी, ये आपका जब कॉमन सिलेबस हो जाएगा तो आप तैयारी अच्छे से करेंगे। आप रिलेटेड ट्रेड जो आपकी है, मतलब उसमें भी आपके 35% बहुत ही आराम से आ जाएंगे। 35% में दोस्तों कोई ज़्यादा नंबर नहीं है, 35% तो मैं कहूँगा कि बहुत ही कम नंबर है, इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट हाँ, रिलेटेड ट्रेड में ऐसा होता है कि हमें बीटेक डिप्लोमा किए काफ़ी टाइम हो जाता है, तो हम उसमें इतना भूल जाते हैं, नहीं देखते, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लग जाते हैं। तो दोस्तों जब आपका साइको टेस्ट पास हो जाएगा, आपके इसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे, आप रिलेटेड ट्रेड पार कर जाएंगे, तो आपको जो आपकी मेरिट बनेगी उसका क्या प्रोसेस रहेगा। आपने ये जो 100 नंबर का एग्ज़ाम दिया है CBT सेकंड में फर्स्ट एग्ज़ाम 90 मिनट का 100 क्वेश्चन, ये जो एग्ज़ाम आपने दिया है इसमें आपके जितने नंबर आएंगे उनका 70% वेटेज। और ये जो आपका साइको है इसको वो करेंगे 3 बैटरीज में टी स्कोर मिला के 30 नंबर का, उस 30 नंबर को 30% ही मान लिया जाएगा। उसमें आपके जितने नंबर आते हैं, नॉर्मली इसमें 19, 20, 21 रहते हैं, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है 1-2 बच्चों के आपस में, ठीक है। तो उसमें जो बैटरीज रहेगी तो वो 30 नंबर का मान लिया जाएगा। तो आपके मान लो अगर इसमें 90 नंबर आते हैं तो 90 का 70% निकालेंगे, जो बैठेगा 63, 9 से 63 प्लस 30% जो आप बैटरी से लाते हैं, अगर आप उसमें 22 नंबर लाते हैं, 21 नंबर लाते हैं, तो आपके मिला के 85 के आसपास ऐसे नंबर निर्धारित करके आपकी जो मेरिट बनेगी वो इस प्रकार से वेटेज आपका बनेगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ALP के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है उसका मेडिकल। दोस्तों मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि तैयारी करने से पहले आप ये चीज़ एक ज़रूर चेक करवा लें अपना मेडिकल रिक्वायरमेंट रहती है जो ALP की पोस्ट में रहती है, वो रहती है A1 कैटेगरी। आपकी आइज 6/6 एक्यूरेट होनी चाहिए, आपको किसी प्रकार का चश्मा या आपका किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों में पहले एलिजिबल हैं, पहले अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं सबको बोलूँगा कि A1 कैटेगरी मेडिकल, अगर आप इसमें पास हैं तब इसकी तैयारी स्टार्ट करें ALP के लिए। बट अगर आपका मान लो आइज 6/6 नहीं है, कोई बात नहीं, बट आपने ITI कर रखी है, तब आप टेक्नीशियन के लिए जा सकते हैं। ALP के लिए मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप ये आइज चेक करें, अगर आपकी 6/6 आती हैं तभी आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करें। 2018 की कट ऑफ को लेके मैं आपको बताता हूँ कि पिछली बार 27,000 भर्ती थी। नॉर्मली जो कट ऑफ जा रही थी जनरल की वो 65 से 70 के बीच नॉर्मली। इसमें क्या रहता है, अलग अलग बोर्ड की अलग कट ऑफ रहती है, उसमें कितनी वैकेंसी आती हैं, आप कहाँ पे ज़्यादा एलिजिबल हैं, कहाँ पे ज़्यादा फॉर्म डलते हैं, वो अलग बात है। बट नॉर्मली आपको जो तैयारी रखनी है, ये पिछली बार 70+ थी, बट इस बार 5 नंबर मान लेंगे ज़्यादा, और दूसरा डिपेंड करेगा वैकेंसी कितनी आ रही है। कट ऑफ की मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तक हमें कोई ना कोई वैकेंसी पता है और ना ही हमें एग्ज़ाम कैसा आ रहा है उसके बारे में कुछ पता है। एग्ज़ाम बहुत वो कोशिश करते हैं कि मेंस कम ही हो, कम एग्ज़ाम शिफ्ट हो, ताकि उनको नॉर्मलाइजेशन कम करना पड़े। तो आपको मैं पिछली बार की कट ऑफ बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि अगर आपके पास ये वाली एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप एज फैक्टर में इसमें फिट बैठ रहे हैं, 18 से 28 आपकी एज है, तो आप ALP के लिए ही क्यों जाएं, क्योंकि दोस्तों इसमें होता है वेटिंग प्रोसेस। सबसे इम्पोर्टेंट है वेटिंग प्रोसेस। ये क्या कर देगा, आपकी रिक्रूटमेंट जितनी भी आई है, मान लो आपकी रिक्रूटमेंट आई है 20,000, मान लेते हैं ALP रिक्रूटमेंट है 20,000 या टेक्नीशियन भी, तो इसमें आपको जो वेटिंग बनाई जाती है वो 1.5 गुना बच्चे 30,000। मान लो आपके लिए वैकेंसी कितनी हो जाएंगी 30,000। अगर आप 30,000 बच्चों में भी आ जाते हैं तो आप ALP की पोस्ट में आपको क्या बेनिफिट होगा, देखते हैं वेटिंग प्रोसेस का क्या फ़ायदा है रेलवे में एग्ज़ाम फॉर्म भरने का और इसकी तैयारी करने का।
20,000 पोस्टें आएंगी मान लो दोस्तों, ठीक है, इसी साल आ जाती हैं, इस साल के एंडिंग में। तो 2024 में तो पूरी संभावना है कि 2024 में तो आएंगी। 20,000 पोस्टें मान लो आ जाती हैं, उसका 1.5 गुना 30,000 बच्चे सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। किसके लिए? मेडिकल के लिए। 30,000 बच्चों का मेडिकल बुलाया जाएगा। उसमें जो बच्चा A1 कैटेगरी का नहीं होगा वो बाहर हो जाएगा, बट जितने बच्चे भी बचेंगे उन सबकी अपना एक पैनल बना लिया जाएगा। जितनी इनके पास रिक्रूटमेंट है इतने बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसके अलावा मान लो 5,000 या 6,000 बच्चे ऊपर एक्स्ट्रा बच जाते हैं, 5 से 6,000, तो इन बच्चों की एक वेटिंग बनाई जाएगी। वेटिंग का ये बेनिफिट है कि जब तक उससे अगली रिक्रूटमेंट नहीं करवाई जाएगी, जो भी लोग इस दौरान रिटायर होंगे, जो वैकेंसी क्रिएट होंगी, जहाँ पर भी होंगी वहाँ पे बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। बस इसमें यह है कि आपने जहाँ से फॉर्म भरा हुआ, जिस बोर्ड से भरा होगा, अगर वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट नहीं होती, किसी अदर बोर्ड में क्रिएट हो जाती है, तो आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा, बट आपको एक जॉब मिल जाएगी, जो आपका एक सपना है, गवर्नमेंट जॉब, ये आपको एक मिल जाएगी। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस एज में आप आते हैं तो आप ALP के लिए पूरे मन से तैयार करिए, पूरी तैयारी करें। अच्छा दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।